नमस्कार, प्रणाम। प्रॉब्लम। जितने भी पूछता है बिहार के दर्शक हैं, सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। रात के 8 बज रहे हैं और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा गंभीर है, सोचनीय है। क्योंकि लगभग 100 सालों से अधिक इस विषय पर हम लोग सोचते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं कि क्या राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए। क्या कोई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? क्या लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का विखंडन होना चाहिए, या फिर जैसा है बिहार वैसे रहने देना चाहिए? बिहार में कई बोली बोली जाती है, कई तरह की भाषाएं हैं, अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से अपने अपने लोगों की दावेदारी भी होती है और आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? जी जी, आवाज आ रही है। हम विषयों को बढ़ाने की बात करते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, अनूप मैथिल जी हैं और उदय नारायण झा जी हैं, और हमारे साथ इस डिबेट में को होस्ट के रूप में आपके रिपोर्टर विमलेंदु सिंह हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अनूप मैथिल आपसे सवाल लेना चाहेंगे। पहला सवाल होगा, क्या यदि भाषा के आधार पर राज्यों का राज्यों की दावेदारी होगी तो फिर बिहार में वैसे वैसे 5-6 बोलियां बोली जाती है, फिर अपने अपने दावेदारी करेंगे, अपने अपने हिस्सेदारी हो जाएगी। मगध के लोग अलग बात करेंगे, भोजपुर के लोग अलग बात करेंगे, फिर बज्जिका अंगिका अलग अलग दावेदारी होगी। कितना जायज है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाषा के आधार पे ही मिथिला राज्य का मांग नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अलग-अलग लोग दावेदारी करना शुरू कर देंगे, तो राज्य जो है गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है कि आप दावेदारी कर देंगे और मिल जाएगा आपको। आप ये मिथिला राज्य पे भी लागू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई तो मिथिला राज्य भी नहीं मिलेगा, गुड्डा-गुड्डी का खेल थोड़ी है। तो आप देखिए कि भारत सरकार के पास कितने राज्यों का प्रस्ताव है। तो बिहार जब भी भारत सरकार के पास, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ अपने मन से कह रहा हूँ, आप आरटीआई लगा सकते हैं। भारत सरकार के पास कितने राज्यों का प्रस्ताव है, तो बिहार से सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य का प्रस्ताव है, और वो आज से नहीं है, 100 साल पहले भी प्रस्ताव गया था और बार बार हर 10 साल 15 साल पे वो प्रस्ताव जाता रहता है। तो मिथिला राज्य की मांग बहुत पुरानी मांग है, और यह मांग सिर्फ भाषा के आधार पे नहीं, और भाषा के आधार पे भी अगर आप आएंगे तो भले ही आप कह रहे हैं कि बिहार में इतनी भाषाएं हैं, आपने 5-6 ले लिया, लेकिन बिहार की किस भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा मिला हुआ है? वो तो मैथिली है। बिहार की कोई भी एक भाषा नहीं है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, बिहार की कोई एक भी भाषा ऐसी नहीं है अष्टम अनुसूची में दर्जा मिला हुआ है। तो आप जो भाषाओं का नाम ले रहे हैं, वो कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो मैथिली के डायलेक्ट है, जो मैथिली का ही वो पार्ट है। तो राज्य ऐसा है नहीं कि आप राज्य हम सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, आर्थिक विषमता के आधार पर भी मांग रहे हैं। भारत सरकार ने वैसे कह दिया है कि भाषा के आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे। तो ये जो यह कहना कि मिथिला राज्य की मांग सरासर भाषाई आधार पर हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है ये हमारे साथ, हमारे काउज के साथ अन्याय होगा। हम सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य का मांग नहीं कर रहे, हमारा मांग आर्थिक पिछड़ापन भी है, और वो भाषा, आर्थिक पिछड़ापन, अलग संस्कृति, इन सब चीजों के आधार पर हम मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। भाषा भी एक उसमें प्रमुख बिंदु है, लेकिन भाषा ही सब कुछ नहीं है, यह बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी, उदय जी, यदि भाषा ही सब कुछ नहीं है तो फिर और सब कुछ क्या है? ये भाषा के राज्य कहना अन्याय होगा तो फिर न्याय क्या होगा? आर्थिक विषमता, आर्थिक विसंगति, या फिर पिछड़ेपन? क्या हवाला दे रहे हैं कि मिथिला राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? देखिए, पहले चीज तो जैसे आपने शुरू किया कि 5-6 भाषाएं हैं, वो सब बोलेंगे कि हमारी राज्य बननी चाहिए, हमारी राज्य बननी चाहिए।
तो एक थोड़ा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि बिहार में मैथिली छोड़ के कोई भाषा ही नहीं है, सब बोली है। भाषा बोली में क्या अंतर होता हाँ, भाषा बोली में क्या अंतर होता है? भाषा के पास अपनी व्याकरण होती है, अपनी लिपि होती है, अपनी चीजें होती है। लेकिन ये मुझे लगता है कि सिर्फ दर्शक समझते होंगे। जी जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैथिली को प्राप्त है कि तो भाषा हम ही है, तो भाषा के आधार पर भी अगर बनेगा तो मैथिली मजबूत स्थिति में है और मजबूती से वहां भी रहेगा। लेकिन हम लोग का भाषा ही नहीं है, हम लोग का भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हम लोग गंगा इस पार की बात करते हैं, गंगा उस पार की बात करते हैं। हमारा मानना है कि गंगा इस पार के जो लोग हैं, जो इन गंगा इस पार के जो जिले हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं पिछले 100-150 साल में अन्याय ही हुआ है। इनके साथ कभी भी हमेशा सौतेला व्यवहार ही हुआ है। वो आप चाहे देख ले जाके, जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, आज से नहीं, आप पिछले कई सालों से देख लें कि जितना डेवलप आपको गंगा के उस पार है, उतना इस पार नहीं है। इस पार आप जब भी डेवलपमेंट की मांग करेंगे तो लोग आपको बोल देते हैं कि आप लोग बाहर वाले इलाके हैं, आप लोग के वजह से बिहार डूबा हुआ है, आप लोग के वजह से बिहार बर्बाद हुआ है। आपने मुख्य रूप से दो बातें को छुआ है। पहली बात कि पहली तो भाषा एक ही है बिहार में, तो यहाँ पे भी यही सवाल है कि बिहार, आप कह रहे हैं बार बार कि मिथिला को दरकिनार किया जाता है बाकी चीजों से। तो एक ही ऐसी बोली है बिहार की जिसको 8वीं अनुसूची में 2003 में अटल बिहारी सरकार ने, यानी यूं कहें कि एनडीए की सरकार ने मान्यता दी है। और बाकी ऐसी बोलियां है, भोजपुरी भी है, मगही है, फिर बजिका है, अंगिका है। आप दरकिनार नहीं कर सकते कि उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास लिपियां नहीं है, उनके पास व्याकरण नहीं है। उनके पास भी अपना साहित्य होगा, उनके दलील होंगे, अपने सांस्कृतिक होंगे। हर एक भाषा बोली की अपनी अपनी समृद्धि होती है, उनके भी अपने अपने चीज होंगे। जी, तो आप इन चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनके भी तथ्य होंगे। ये आपका मजबूत एस्पेक्ट है कि आपको मैथिली की दर्जा दी गई, तो ये आप नहीं कर सकते मेरे साथ भेदभाव हुआ। दूसरी चीज रही आप विकास, दूसरी चीज आपने विकास का मुद्दा उठाया कि हम विकास के कुछ पहलुओं से पीछे हैं। रही बात, आपको एम्स मिला है, आपको एयरपोर्ट की बात की जा रही है, भले उसकी आधारशिला रखी गई है, उसके कितने दूरगामी परिणाम आएंगे ये कहना अभी कठिन होगा। हालांकि सरकार प्रयासरत है, और एक बाढ़ का जो जिक्र किया है वो काला स्याह है, सच है, इसे मानना ही पड़ेगा कि बाढ़ का दंश पूरा उत्तर बिहार, पूरा मिथिला के लोग झेलते ही रहे हैं। अब इसमें सरकार की नाकामयाबी, आपकी जनप्रतिनिधियों की नाकामयाबी कहे, या फिर उनकी दृढ़ जो इच्छा शक्ति की कमी थी, उन वजहों से आप लोगों में जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अलग राज्य की मांग को लेकर के आगे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा जी, आपने एक बात कहा कि अब तो भाषा का दर्जा आपको दे ही दिया गया है, तो नाराजगी कहीं से जायज नहीं है। तो बिहार सरकार ने भाषा का दर्जा नहीं दिया। सबसे पहले यह बात आप कर लीजिए, हमारी लड़ाई बिहार सरकार से है, केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। केंद्र से हम तो अधिकार मांग रहे हैं कि आप हमें अलग कर दीजिए। हम हमेशा केंद्र पे हम आरोप भी नहीं लगा रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार हमारे साथ बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार सरकार ने हमें कहाँ दिया मैथिली का दर्जा? हमने तो भाई लड़ के लिया, अपने बाहुबल से हम लोगों ने लड़ के केंद्र से दर्जा लिया। और वैसे भी मैथिली को जब बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया तो मिथिला के ही मुख्यमंत्री थे, कोई हमारे अपने कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, हमारे अपने लोग मुख्यमंत्री थे, हमारे इलाके के लोग मुख्यमंत्री थे। तो वहां पे भी हमने बाहुबल से अपना हासिल किया। तो बिहार सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर बिहार सरकार ने हमें दिया होता तो मैथिली, जैसे ही मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, 1 लाख से अधिक शिक्षक की बहाली अगर बिहार सरकार कायदे से करे तो 1 लाख से अधिक मैथिली शिक्षकों की बहाली होगी। हम अंगिका और बजिका को भी मैथिली मानते हैं, व्याकरण सबका होगा, लिपि किसी के पास नहीं है, लिपि सिर्फ मैथिली के पास है। भोजपुरी के पास भी लिपि नहीं है, अनूप जी, मैं इससे आपको टोकना चाहता हूँ। जी, अभी जो पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण के लोग हैं, ये लोग तो खुद मिथिलांचल राज्य की मांग जब उठती है तो ये लोग अपने को अलग देखते हैं इससे। वो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। मैं उस पे आता हूँ। तो मैं अभी कह रहा था कि लिपि की बात कर रहा था कि बिहार में किसी भाषा के पास अपनी लिपि नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, जिसमें तो मिथिलाक्षर हमारी अपनी तिरहुता लिपि है। तो वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भोजपुरी को अभी तक दर्जा नहीं मिला है संवैधानिक सूची में। भोजपुरी जबकि हर मामले में बहुत सारे आगे है। तो हम वही कह रहे थे कि बिहार सरकार ने अभी तक 1 लाख शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं की,
जो अंगिका बजिका आप कहते हैं उसे भी हम मिथिला का पार्ट मानते हैं, वहां पे भी शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं की? अगर वो इसे अपना भाषा मानते हैं तो 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होती, 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलता। और बिहार में वैसे सरकार तो को सौतेला बिहार में वैसे तो शिक्षकों की बहाली की अगर देखी जाए तो लगभग 3 लाख से ज्यादा सीटें खाली रहती है। तो इससे आप बहुत ज्यादा आरोप भाषाई आधार पे, क्षेत्र के हिसाब से आरोप। नहीं हम बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ हमारे बिहार में मैथिली से ज्यादा बंगाली शिक्षक है बहाली, यहाँ पे हुआ है बहाली। ऐसे कैसे कर सकते हैं? या किस बंगाली शिक्षक बिहार में ज्यादा है और मैथिली शिक्षक उससे कम है? ये तो सरासर दिख रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। ठीक है, हर जगह वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आप अनुपात में देखेंगे तो मैथिली से ज्यादा बंगाली शिक्षकों की बहाली हुई है। बंगाली है क्या? बंगाल राज्य है क्या ये? मिथिला राज्य, बिहार राज्य है, वहां आपकी एक ही भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है और उस भाषा से ज्यादा एक बंगाली भाषा के शिक्षकों की बहाली हुई है। इससे तो साफ पता चलता है ना भाई कि आपके एजेंडे में मिथिला मैथिली है ही नहीं। और जैसे भाई साहब ने सवाल पूछा, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, कई लोगों को यह गलतफहमी है कि अगर हम भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं अब तो हम मिथिला राज्य का हिस्सा नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ भाषा से राज्य नहीं बनता है। ये जो मिथिला का मानचित्र बना हुआ है, मिथिला का जो आप हमने मैप बनाया हुआ है, वो ऐतिहासिक मैप है। कोई हम लोगों ने ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग उठे सुबह सुबह और हमने एक जो है लकीर खींचना शुरू किया कि भाई ये जिला हमारा है, ये जिला हमारा। वो ऐतिहासिक है, उसकी चर्चाएं जो है ना हर जगह है, ऐतिहासिक रूप से। जो जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा हम उदय जी से करना चाहते हैं। उदय जी, वही मैं एक बता रहा हूँ, चंपारण के बारे में बता रहा हूँ कि आप भारत में देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लड़ाई चलता रहता है हमेशा इस बात पे। किस लिए चलता है? क्योंकि कर्नाटक में कुछ ऐसे इलाके हैं जो ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के हिस्से रहे हैं हमेशा से, लेकिन वहां पे मराठी बोला जाता है। लेकिन और महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि वो इलाका हमें दे दो, और कर्नाटक में वो हिस्सा है, कर्नाटक वाले कहते हैं कि भाई ये ऐतिहासिक रूप से हमारा हिस्सा है। आज यहाँ पे मराठी बोला जाता है, कल यहाँ पे कुछ और बोला जाएगा, तो थोड़ी हम तुमको दे देंगे। जो कर्नाटक का हिस्सा है वो कर्नाटक के पास रहेगा। ऐसे ही आप देखेंगे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध प्रांत है जहाँ पे सिंधी भाषा बोला जाता है, सिंधी लोग, वहां पे उर्दू भाषी लोग भी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो उर्दू भाषी है लेकिन वो सिंध प्रांत में है। तो यह कहना कि भैया भाषा के आधार पे जो है क्षेत्र तय होता है, ये नहीं होता है। एक क्षेत्र में कई भाषा बोला जा सकता है भाषा के आधार पे। अभी मान लीजिए मगध का एक क्षेत्र है कि भैया ये क्षेत्र मगध है, वहां पे कल अंग्रेजी बोलना सब शुरू कर दे तो क्या वो इंग्लैंड हो जाएगा? अरे भाई वो तो मगध ही रहेगा ना। भाषा के आधार पे कभी क्षेत्र तय नहीं होता है। और चंपारण के बारे में भारत के 3 महान हस्तियों ने कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है ये, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। चंपारण के बारे में भारत के 3 महान हस्तियों ने कहा है कि ये मिथिला है। पहला महात्मा गांधी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भैया चंपारण मिथिला है, हम मिथिला में आए हैं, मुझे खुशी हुआ कि मिथिला में आए हैं। समाजवाद के नाम पे जो सत्ता में बैठे हुए हैं अभी चेले, लोहिया जी के चेले, लोहिया जी ने कहा था ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने ननिहाल में आया हुआ हूँ, मेरा घर अवध है और मैं चंपारण ननिहाल मिथिला में आया हूँ। और रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि हुए, उन्होंने भी कहा हुआ मिथिला है चंपारण। जी, आपकी जितनी दावेदारी है, उन्होंने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है, ये सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप अपने राज्य या आप अपनी सोच किसी दूसरे जिलों के लोगों पे थोपे। मुझे नहीं लगता है कि कदाचित उचित होगा। उदय जी थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो बात होती है मिथिला की, क्योंकि मिथिला की जब जब चर्चा होगी तो माँ जानकी की चर्चा होगी, मिथिला मखान की चर्चा होगी, मिथिला पाक की चर्चा होगी, मधुबनी पेंटिंग की चर्चा होगी, या फिर यहाँ बेगूसराय से लेकर के दिनकर ग्राम सिमरिया से लेकर के कई ऐसे चीज है जिसकी जिक्र बरबस होगी ही। तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक ये जो मिथिला का जो एरिया है, नेपाल का जो क्या हिस्सा है, वहां पे प्रोविंस का जिस तरह से बंटवारा हुआ, झारखंड में कितने जिले हैं जिस पर मिथिला के लोग प्रभाव रखते हैं, मैथिली भाषी प्रभाव रखते हैं, और बिहार के लगभग कितने जिलों पर आप लोगों की दावेदारी लगभग दिखाई दे रही है? आप लोग वैसे तो 21 जिलों की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हम लोग जो मैप पे बात कर रहे हैं, जो हम लोग बार बार नक्शा फेसबुक के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से हम लोग चलाते हैं, वो मैप हम लोग का नहीं बनाया हुआ। वो एक जॉर्ज ग्रियर्सन करके एसडीओ थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उनका बुक है, वो बुक आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जब एक बार भूकंप आई थी तो उस टाइम उन्होंने सर्वे किया था। तो मिथिला पेंटिंग उससे पहले बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन जब जॉर्ज ग्रियर्सन जब घूमने निकले थे तो जिस एरिया में उन्होंने देखा कि दीवार पे मिथिला पेंटिंग बना हुआ है जहाँ पे लोग मैथिली बोल रहे हैं, तो उस एरिया के लोगों को वो मिथिला बनाते गए।
ये अलग बात है कि अब भाषाई आधार पे देखे तो वो भोजपुर के इलाका से सटा हुआ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, तो वहां पे भोजपुरी हावी हो गया है, ये इसमें कहीं से डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी बेतिया बेतिया सब में मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूं जो वहां पे मैथिल परिवार है, जो मैथिली बोलते हैं, मैथिली यूज करते हैं, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं। और आप ये देखिए ना कि वो जो परमंडल है वो कौन से परमंडल में आता है, तिरहुत, तिरहुत मिथिला का ही नाम है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अगर बोल रहे हैं उनके, क्योंकि उनपे हावी हो गया, क्योंकि बगल के जिला में है और बगल के जिला के लोग उनपे हावी हो गए, इसलिए इनको बोल सकते हैं कि वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बेतिया में दरभंगा महाराज का, खंडवाल वंश का ही अधिकार था, वो उन्हीं का राज था। लेकिन वहां पे जो जिस जमींदार को दिए थे, भूप सिंह नाम था, वहां के बेतिया का ही था, तो उन्होंने जब दरभंगा महाराज के कोई गए थे, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, तो उनकी वहां पे हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद से थोड़ा डिस्टेंस बन गया था, अलग मतलब वो लोग अलग आके कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में हम लोग का आधिपत्य आ गया था पश्चिमी चंपारण पे, मिथिला का ही था और मिथिला का है ही। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे भोजपुरी हावी हो गया, इसमें से कोई कहीं से दो राय नहीं है। तो ठीक है, हम लोग का जो नक्शा है, हम लोग का जो मैप है, हम लोग उसी मैप पे अडिग हैं और उसी मैप पे हम लोग बात करेंगे, उसी मैप के हिसाब से हम लोग बनाने का प्लान है। वैसे तो फिर ये भी दलील दिया जा सकता है कि भारत एक यदि अखंड मैथ के राष्ट्र हिसाब हुआ। से भी हम लोग विमलेंदु कंटिन्यू कीजिए। यदि हम लोग मैप के आधार पे भी बात करते हैं तो जैसा कि ये अनूप जी ने बोला, जो अभी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय भी जाते हैं, वहाँ के भी कुछ एरिया के लोग हैं जो अब अपने आप को मिथिलांचल के लोग नहीं मानते हैं। वो अब मतलब राज्य की जब बात होती है, 2019 में हम इस पे एक सर्वे किए थे, तो मुझे पता चला कि जब मिथिला की मांग होती है तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि अब मिथिला राज्य बने और इसमें ये लोग शामिल हो। एकाध लोग सब जगह पाए आप जाते हैं विमलेंदु जी, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वैसे लोगों को इग्नोर किया बेगूसराय जाए। हम बेगूसराय बेगूसराय के नेता कौन है? अगर बेगूसराय के आप एक नेता मैं है सुपौल से जो बिलोंग करता हूँ। पूरे, सुपौल के भी कुछ एरिया जो अब सहरसा फिर, से सटी हुए, इधर के भी लोग नहीं चाहते हैं कि मिथिलांचल अलग बने। अरे आप देखिए, चाहना नहीं चाहना अलग बात है, ये आप कहिए कि नहीं चाहते हैं वो अलग बात है। दरभंगा में भी आपको मिल जाएंगे कई सारे लोग जो हम्म। नहीं चाहते हैं। ये आप नहीं कहिए कि वो मिथिला का हिस्सा नहीं है। नहीं, बेगूसराय के ज्यादातर नेता लोगों कौन का है? कहना यही एक, है ना। नहीं 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 नहीं, आप फिर गलत कह रहे हैं कि चलिए, आपको हो ये सकता तो है अलग कि मसला है कि कितने लोगों की हाँ कहना है, कितने लोग, एक हाँ, सरकार की अपनी ये जनगणना हो सकती है या आप उसके, सरकार अपनी हाँ हाँ अवधारणा हाँ, तय कर सकती ये आप नहीं है। ये कह मैं सकते। और आप ये आप। कहिए कि आप, हाँ आप कहिए बुलेंडू जी की जो आपसे मिले वो नहीं चाहते थे। ये मत कहिए कि मिथिला नहीं है बेगूसराय। और वैसे भी मैं बता दूं, बेगूसराय के तो ज्योति प्रकाश जी, बेगूसराय के एक नेता है जो बहुत चर्चा में है, कन्हैया कुमार जी। भले ही वो जी, सांसद नहीं बने, लेकिन देश में तो चर्चा में है। जाके उनका गर्व भाषण से कहता है देखिए, महफिल है। बार बार करते हैं, गर्व से कहते हैं, प्राउड से कहते हैं कि मिथिला से मैं हूँ, हम मिथिला नहीं की नहीं, कोई भूमि में गर्व जन्मे से, हैं। देखिए, तो नहीं, कोई गर्व से कहता है इस वजह से, यदि मिथिला का फिर से पुनर्मांग किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये तार्किक होगा, क्योंकि तर्क अपने हो सकते हैं। कोई अभी भी जब नहीं हमारी मैंने आपको मुर्मू क्या कहा, नहीं द्रौपदी मैंने मुर्मू आपको क्या वोट कहा, मांगने आई थी तो आपके फिर आपके उन्होंने कहा कि साथी मैं ने, बिहारी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपके आपके साथी ने क्या कहा कि बेगूसराय मिथिला में लोग वहां पे नहीं मानते हैं। तो मैंने वही बताया कि बेगूसराय के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो पूरे देश के मानचित्र पे अभी हैं, भले ही कुछ बन नहीं पाए, वो कहते हैं मिथिला से। पहली बात। दूसरा बात, बेगूसराय में मिथिला का सबसे बड़ा आस्था केंद्र सिमरिया है। बेगूसराय के सबसे महान हस्ती दिनकर जी हुए। दिनकर जी ने कहा है अपनी कविता में, मैथिली में कविता कहा है कि हम गंगा नहीं नहीं, मैं कातक, हम मान गंगा कातक बमिहार, सुनिए ना, हम गंगा कातक बमिहार छी, मिथिला के रखवार छी। हम गंगा कातक बमिहार छी, मिथिला के रखवार छी। दिनकर जी को आप नहीं मानते हैं? दिनकर जी को नहीं मानिएगा। दिनकर जी क्या छोटे मोटे लोग हैं? दिनकर जी मतलब ऐसा तो नहीं दिनकर जी राष्ट्रकवि बन गए। तो अनूप मेरे कहने का ये अनूप मतलब है कि कुछ मगधी, कुछ मगध के लोग भी बेगूसराय में बसे हुए हैं। हमने पता किया कि भाई बेगूसराय में कौन विरोध करते हैं, तो कुछ मगध से व्यवसाय करने जो बेगूसराय में लोग आए हुए हैं, उनको कोई छटपटी भोजपुर है की मिथिला गाथा राज्य से। सुन लीजिए, उनको छटपटी सुन है मिथिला लीजिए, राज्य से। पहले सुन लीजिए, जी जी। पहले सुन लीजिए, सुनने की भी थोड़ा सा।
नेटवर्क का इशू है लग रहा नेटवर्क इशू है सर। दिनकर जी के बहुत फेमस कविता छै। सुनने छियै। गंगा कातक भूमिहार छी, मिथिला के रखवार छी। जी आवाज सुन पा रहे हैं बोल रहे जी? थे आप, बोलिए, नेटवर्क इशू आ गया था। जी जी हाँ, सुन रहे। मैं कह रहा हूं कि अपने अपने तर्क हो सकते हैं, अपनी अपनी गौरव गाथा हो सकती है। यदि भिखारी ठाकुर भोजपुर से आते हैं, भोजपुरी की गौरव गाथा लिखते हैं, कोई मगध के आते हैं, मगध की गौरव गाथा लिखते हैं। दिनकर जी संयोग कहिए या उनका अहोभाग्य कहिए कि उन्होंने मिथिला में पैदा हुआ और मिथिला की बड़ाई की, मिथिला के लिए गर्वान्वित महसूस किया, तो ये हम सबके लिए भी गर्व की बात है, बिहार वासी। और चूंकि एक व्यक्ति की पहचान बहुत तरह की पहचान हो सकता है, मैं किस गांव का हूं, मैं किस क्षेत्र का आता हूं, किस विधानसभा का हूं, किस लोकसभा क्षेत्र का हूं, किस भाषा के आधार पर हूं, किस राज्य का हूं, किस देश का हूं। दिनकर जी को सिर्फ आप मिथिला में नहीं बांध सकते हैं, न अपितु हम पूरे बिहार में नहीं बांध सकते हैं। दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं, दिनकर जी को पूरा देश याद करता है, मानता भी है, उन्हें आदर्श के रूप में देखता है। तो दिनकर जी को, भिखारी ठाकुर जी को या फिर वैसे महान हस्तियों को हम एक भाषाई आधार पर, एक प्रांत के हिसाब से हम उन्हें नहीं बांट सकते हैं। अब गांधी जी सिर्फ गुजरात के थोड़े हैं, या फिर कई ऐसे राष्ट्र जो नेता होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष के नहीं होते हैं। उन लोगों की अपनी पटकथा होती है, उन लोगों की अपनी आदर्श होते हैं। फिर से हम चर्चा में वापस आते हैं। मिथिला के संरचना को हम लोगों ने जिस प्रकार से, हालांकि ये जो बातें हैं इसमें तार्किक चीजों को जोड़ा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार को भी यदि सही में अब इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि यदि वास्तव में यदि सरकार इस विषय में कदम उठाती है तो फिर क्या कुछ महत्वाकांक्षी रहेगी, रेवेन्यू मॉडल कौन होंगे, या फिर जिस प्रकार से बिहार का रहा है वही मिथिला का होने जा रहा है। उदय जी देखिए, हमने तो यहाँ तक 2-3 दिन से मैं मिथिला के जो क्षेत्र के पर्यटक स्थल है, मिथिला कुछ नहीं करे, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थल है, अगर इसको डेवलप कर लिया जाए तो यहाँ के लोगों में समृद्धि आ जाएंगी। यहाँ जो हमारे यहाँ जितने पर्यटक स्थल है, आपको मैं बता दूं, जैसे ये बोल रहे थे विमलेंदु जी की हम सहरसा के हैं। सहरसा में एक जगह है, रहने वाले हैं, सुपौल के रहने वाले। सहरसा में एक जगह है कारू खिधर करके, ठीक है, वहां पे पता होगा इनको, एक जगह है जहाँ पे कोसी के एकदम कछार में, कोसी के जो बगल में बोलते हैं, एकदम किनारे पे कछार बोला जाता है उसे। कोसी के कछार पे कारू बाबा का मंदिर है। वो वहाँ के जो भी जितने भी उस एरिया के लोग होते हैं, वो उनका अगर पशु दूध देना शुरू करता है तो सबसे पहले आके वहां पे चढ़ाता है। वहां पे करीब डेली हमको लगता है कि 1000 लीटर दूध चढ़ता है वहां पे, और सबको इकट्ठा किया जाता है, खीर बनाया जाता है, सब घी बना के देता है। रात में भी खाना घी में ही बनता है वहां पे, और वहां पे डेली 1000 से 2000 आदमी खाना खाता है, डेली, सुबह शाम। क्या उसको किसी को नहीं पता होगा, इनको भी नहीं पता होगा, विमलेंदु जी को भी नहीं पता होगा। हमारे यहाँ के दरभंगा का अपराज, दरभंगा के राज किला को देख लीजिए, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करती है गवर्नमेंट। मिथिला का एक भी जगह आप देखे हैं कि मिथिला में ये है, आप जाके घूमिए, आप देखिएगा राजगीर में ये है, आप देखिएगा पटना में ये है, लेकिन मिथिला का कहीं पे नहीं देखिएगा कि कहाँ पे क्या है। हमारे एडवर्टीजमेंट की यदि बात करें उदय जी, मैं भी कई इलाकों को घूमा हूँ, मगध, शाहाबाद, भोजपुर, या फिर जो भी। मुझे नहीं लगता है कि कोई वीर कुंवर सिंह की गाथा को दिखाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ावर के गुफाओं को दिखाता है, मुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे वैसे वैसे चीज जो हर एक पंचायत स्तर पे, हर एक ब्लॉक लेवल पे, ये मतलब टूरिज्म का फेल्यूर का मामला है। बिहार सरकार की खिंचाई कर सकते हैं इन मामलों पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भेदभाव का मामला है कि उनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। भेदभाव का मामला कैसे नहीं, सुनिए, भेदभाव का कैसे नहीं मामला है। आप राजगीर में पुल पे पुल बनाए जा रहे हैं, शीशा का पुल बनाए जा रहे हैं। आप स्टेडियम लाइएगा राजगीर में, इंटरनेशनल स्टेडियम में लाइएगा राजगीर में,
जितना चीज होगा सब पटना में लाइएगा। पटना का म्यूजियम देखिए, हम लोग अभी कुछ दिन पहले विरोध किए थे, हमारे दरभंगा से म्यूजियम से सारे सामान ले जा रहे थे ये लोग उठा उठा के, हमारे यहाँ के कीमती सामान, हम लोग ने विरोध किया था, रोक दिया था उन लोगों को कि नहीं ले जाने देंगे। वहाँ अपना म्यूजियम वो लोग भरेंगे पटना के, हमारे यहाँ से ले जाके। वहाँ का म्यूजियम देखिए, हमारे यहाँ का देखिए, ईंट गिर रहा है म्यूजियम का, कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे नहीं कर रही है भेदभाव भी कर रही है। अनूप जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आपका ये कथन कहना कि भेदभाव नहीं कर रही है, सरासर हमको लगता है कि पहले आप ऐसे व्यक्ति हमको अभी तक मिले हैं जो कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं करती है, या तो आपने सही से पढ़ा नहीं है, ताकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार पढ़िए जाकर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, हमारी बात सुनिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार पढ़िए आप जाकर, सुनिए, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, अभी सुनिए आराम से। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार जाके पढ़िए। बिहार के 5 सबसे जो पर कैपिटा इनकम में जो सबसे कमजोर जिले हैं वो मिथिला से हैं। बिहार का सबसे जो पर कैपिटा इनकम वाला जिला कौन है? पटना। सबसे कम कौन है? हमारा शिवहर है, 10,000 पर कैपिटा इनकम है वहाँ पे। बिहार के सबसे लिटरेसी के रेट में सबसे कम जिला कौन है? सबसे अशिक्षित जिला कौन है? तो हमारे 5 जिला है, जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आता है और उधर पूर्णिया के साइड में है। तो आप अगर मान लीजिए भेदभाव इसके, अब हम बताते हैं, IIT कहाँ खुलेगा? तो मगध में। IIM कहाँ खुलेगा? तो मगध में। NIT कहाँ खुलेगा? तो मगध में। गंगा पे घाट कहाँ पे बनाया जाएगा? तो मगध में। पटना को मरीन ड्राइव कहाँ बनाया जाएगा? तो मगध में। और वही बेगूसराय में जाके देखिए, सिमरिया में, तो वहां पे अव्यवस्था देख के जो है ना घृणा आ जाएगा। वहां पे डेली हजारों लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, श्रद्धा का मिथिला का वो केंद्र है, और वहां पे जाके उल्टी आ जाएगा। वहीं पे लोग स्नान कर रहे हैं और बगल में मूत्र विसर्जन लोग कर रहा होता है, पूरा एक घाट तक नहीं बना हुआ है। तो आप पटना में गंगा घाट पे घूमने के लिए मरीन ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन सिमरिया में आपको हर की पौड़ी, जानकी पौड़ी बनाना नहीं आता है क्या आपको? वहां पे आस्था का केंद्र है, जानकी पौड़ी आप नहीं बना सकते हैं। देखिए, भेदभाव साथ दिख रहा है, आप डेटा से भेदभाव मैं यहाँ भी देखता हूँ। देखिए, डेटा की जो बात कही आपने, मैं बेशक मानता हूँ, लेकिन भेदभाव आप देखना चाहे ना, पटना में भी देख सकते हैं। गोलघर 8 सालों से बंद पड़ा है, सुन लीजिएगा, अगम कुआं का कोई रख रखाव नहीं होता है। बाकी मैं ऐसे कई चीजों को दिखाऊंगा जो बिहार की धरोहर है, बिहार की विरासत है, लेकिन वहां कोई पूछने तक नहीं जाता है, चाहे बिहार सरकार की बात हो या फिर टूरिज्म की बात हो। लेकिन अपने इनके दावे होते हैं, मुझे नया बनाना है, मुझे नया करना है, फीता काटना है, उद्घाटन की परंपरा। और मुझे नहीं लगती है कि ये जो सभ्यता चली है उद्घाटन और शिलान्यास का, फीता काटने का, ये थमने का नाम ले रहा है। और इसके लिए यदि आप मिथिला की बात करें या भोजपुर की बात करें, जहां की भी बात करें, पिछले दिनों पूरे जोर शोर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कुनबे ने जा करके आरा में, बाबू जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह की जयंती मना रहे थे लोग, लेकिन जाकर के वहां के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम का हाल देख लीजिए, पटना में ही मोइनुल हक स्टेडियम है, जाकर के इसका हाल देख लीजिए, पटना का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है उसका हाल देख लीजिए। कैसे मैं कह दूं कि यहाँ की सारी चीजें ठीक है? नहीं है ठीक ना। मैं गया का तिलिंगा झील, तिलिंगा पहाड़ देख करके आ रहा हूँ, जो प्रॉपर गया स्टेशन के पास है, उसकी हालत खराब है। मैं आज ही बराबर के गुफाओं से लेकर के वहां के पताल गंगा झील से लेकर के सब कुछ देख करके आ रहा हूँ। स्थिति ठीक नहीं है, जो मुझे लगता है कि संतुष्टिजनक नहीं है यहाँ की भी। तो ये बदहाली का मामला हो सकता है, सरकार की फेल्यूरिटी हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ये भेदभाव वाला मामला है। आप बेशक इसको मान रहे होंगे क्योंकि जी 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 बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि आप एक चीज, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि राज्य क्यों बनना चाहिए। अभी एक नीतीश कुमार की योजना चल रही है, जल जीवन हरियाली। जी जी, वो पूरे बिहार के लिए बना है, लेकिन सत्य पूछे तो वो हमारे लोग के लिए नहीं है। वो है जहाँ सुखाड़ प्रदेश है, गया के लिए, नालंदा के लिए, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अरे हम लोग तो पानी से पहले ही डूबे रहते हैं, हम लोग को क्यों चाहिए भाई? हमारे तो चापाकल 1 नंबर पानी देता है, कोई भी चापाकल गरा दीजिए, नॉर्मल कम पाइप में पानी आता है। हमें जरूरत था जल जीवन हरियाली का। तो सरकार, तो इसलिए छोटी राज्य की हम बात कर रहे हैं कि छोटा राज्य रहेगा तो उस हिसाब से योजना बनेगा ना। वो तो डिसाइड करता है अपने तरफ से योजना। बताइए, जो हम लोग डूब रहे हैं बाढ़ में, हर बार डूबते हैं, और वो गंगा को सनकी मुख्यमंत्री, तो सनकी मुख्यमंत्री कहते हैं उनको, वो गंगा को अपने यहाँ लेके चला गया कि वो वहां पे जाएगा। ले गया ना, अभी योजना आया था ना एक, हम लोग डूब रहे हैं, वो अपने यहाँ गंगा को ले जा रहा है कि हमारे यहाँ पानी गंगा जी बहेंगे। सनकी मुख्यमंत्री, हम लोग नीतीश कुमार भगीरथ बनने के प्रयास में लगे। नीतीश कुमार भगीरथ, आपने कहा, आपने दिखाया गया में भी बदहाली। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गया में बदहाली नहीं है, नालंदा में। हम ये कह रहे हैं कि 100 रुपया अगर आता है तो 70 रुपया गया में ही खर्चा होता है, मगध में ही खर्चा होता है। इस बात से हमें दिक्कत है।
और हम इसलिए अलग मिथिला राज्य चाहते हैं। आपने कहा कि व्यवस्था अब लड़िए, बिहार में ही सुधार कीजिए, तो हमको लग गया है कि बिहार में सुधार होने वाला है नहीं। और पहली बात तो बिहारी पहचान से ही हमको दिक्कत है, हम लोग कभी अपने अच्छा, आप को बिहारी बिहारी मानते ही नहीं है। बिहारी आप पहचान बिहारी से नहीं हमको मानते दिक्कत है, अपने आप एकदम को? दिक्कत है, एकदम नहीं मानते हैं। प्राउड मैथिल है, कभी नहीं मानते हैं। हम दिल्ली, अपना आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस रखे हुए हैं, बिहार का भी हम अपडेट नहीं करवाए हुए हैं। हम 5 साल से बिहार में रह रहे हैं, हम नहीं करवाते हैं कि बाहर जाना होगा, कहना होगा बिहारी, दूसरा दिक्कत होगा हमको भाई, हम नहीं मानते क्या अपने दिक्कत आप को होगा? बिहारी। बिहारी कहने से क्या दिक्कत अरे होगा? बिहारी इक्वल टू गाली, एक कहा जाता है एक बिहारी 100 बीमारी है, 100 बिहारी 1000 महामारी तो है। कल बिहारी होकर के तो आप अपने आप कल होकर के तो आप इंडियन भी नहीं मानेंगे अपने आप को? एकदम भारतीय हैं, प्राउड इंडियन है। इंडिया के बारे में कहाँ कहा नहीं नहीं जाता है नहीं कि नहीं, भाई तो बीमारी ये है। तरीका तो सही नहीं है कि आप बिहारी अपने आप को एकदम नहीं कहिएगा कि बिहारी हम गाली कह है, रहे, तो कल तो आप अपने एकदम आप को नहीं भारतीय, मानते हैं। जब अरे भाई आप हमारे इंग्लैंड पास जाना है, होगा, आप, जब आपको आपके इंग्लैंड पास जाना अगर होगा, है, हाँ तो आपके, हम तो इंग्लैंड इंडियन जाना तो है, आपसे आपके पास अगर कुछ है, आपके पास ऐसी आइडेंटिटी है तो आप भी मानिए ना, आपको कौन रोका है? हमारे पास वो ऐतिहासिक आइडेंटिटी है कि हम मैथिल है, प्राउड मैथिल है, और हम बोलते हैं। एक चीज और आप बताइए, ये नहीं एक कह चीज सकते हैं कि आप सुनिए, कई लोग कहते हैं हमको, कई लोग हमको ये कहते हैं कि आप बिहार में संवैधानिक रूप से हैं, तो कहीं भी स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। पूरे भारत में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप नहीं बिहार स्टेट को मानिएगा तो आपको जेल दे देंगे, दिया जाएगा। यार असम में आप संविधान, जानते होंगे, ये नहीं यहाँ तो संविधान का स्टेट जिक्र बार बार सिटीजनशिप नहीं देखिए, है। संविधान का जिक्र ना करके वंदे संविधान से देश मातरम ना चलेगा, गाना। देश संविधान से संविधान, चलेगा, देश सुन संविधान लीजिए, से ठीक है, चलेगा। देश और हाँ संविधान से चलेगा, कानूनी कार्रवाई की हाँ बात अलग होगी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात जब करते हैं तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल कहीं राइट बिहारी संविधान नहीं लिखा देते हुआ है, हम तो कह रहे हैं प्राउड हैं। इंडियन है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ बिहारी आइडेंटिटी का है। हम ठीक प्राउड है, इंडियन है, एक उसका मिनट, प्राउड मैथिल है। एक मिनट, हम बिहारी अपने आप को फिर मानते ही नहीं है, फिर गलत मैं बात आपको, कराया गया। मैं आपको उस कैटेगरी में मान लूं जो ये कहता है कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है वंदे मातरम गाना है, नहीं खड़ा होना है, राष्ट्र भारत माता की जय नहीं बोलना है, भाई उस कैटेगरी में आप हमको कैसे मानेंगे? तो फिर हम भाई हम वो तो भी कह रहे यही, हैं हम बिहार वो भी नहीं, है, आप सॉरी, गलत तुलना कर एक रहे हैं, मिनट, वो अनूप जी, वो धर्म भी के यही आधार पर दुहाई तुलना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अनूप गलत जी तुलना वो कर भी रहे हैं। यही दुहाई देते हैं कि कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कहीं वंदे और से आ मातरम गया। गाना है कि नहीं गाना, नहीं सुनिए वो भी सुनिए नहीं। हम तो सुनिए, ये कह आज के रहे हैं, 10 हम ना आपको ना बता ना रहे हैं कि स्टेट सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, हम ये कह रहे नहीं, हैं। सिटीजनशिप ठीक है, एक मिनट के लिए मान रहे, वो लोग भी यही दुहाई देते हैं कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वंदे मातरम गाना है या नहीं गाना है, भारत माता की जय बोलना है या नहीं बोलना है। आप भी वही दुहाई दे रहे हैं कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम बिहारी सुनिए हैं या सुनिए नहीं है, सुनिए सुनिए, हमारे भारत की नागरिकता है। जोत जी सुनिए मेरी जी। बात। जब भारत आजाद हुआ था तो 17 राज्य थे, ठीक है? हाँ, जब भारत आजाद हुआ था 17 राज्य थे, आज कितने राज्य हैं? आज 29 है, तो फिर 29। हाँ, ठीक है। वही बता रहे हैं। सब तो असंवैधानिक नहीं थे ना, सब तो असंवैधानिक, नहीं, उनको अलगाववादी घोषित कर दिए, जितना राष्ट्र बना है उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। फिर सिंपल सी बात हम कह रहे हैं, संविधान, आपको संविधान में क्या लिखा होगा? भारत की परिभाषा क्या लिखी? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत राज्यों का समूह है। समूह। अगर 5 राज्य और बन जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा जी? नहीं, हम मानते हैं, बर्थ तेलंगाना बना भी, आपको बहुत सारे, इतना राज्य से क्यों, बिहार से इतना लगाव क्यों? एक फेक आइडेंटिटी बिहार है, बिहार कहीं शब्द ही नहीं था। 1912 से पहले बिहार था क्या? बंगाली थे ना, तब कहिए ना बिहार प्राउड बंगाली। नहीं, आप मेरी बात बताइए, 1912 हर एक सभ्यता का कभी ना कभी, हर एक सभ्यता का कहीं ना कहीं उद्गम होता है। कोई सभ्यता है क्या? बिहारी कोई सभ्यता है क्या? मगधी सभ्यता है, भारत मैथिल एक सभ्यता है, मैथिल का इतिहास है, मगधी। बिहारी का क्या इतिहास जी? 3 संस्कृति को मिलाकर। देखिए क्या होता है कि आप मगध से हैं, मान लीजिए, हम मिथिला से हैं, कोई झारखंड से था, कोई उड़ीसा से था, अब इसका मगध प्रदेश नाम रख नहीं सकते थे, तो एक जो हाइब्रिड शब्द लाया गया, कि बिहार नाम रख देते हैं, बिहार, बोध बिहार से आ गया, उसको बिहार। ठीक है, अगर उस नाम से सारे लोग एकत्रित होकर के अगर राज चला रहे थे सुचारू रूप से, तो उसमें समस्या क्या है? लोग उसको अस्मिता से भी तो जोड़ रहे थे। कहाँ हुए भाई? उड़ीसा को लाइए, झारखंड को लाइए, कहाँ एकत्रित हुए लोग? तो जा रहे हैं ना। आप भोजपुर वाले सो भी चले जाएंगे पूर्वांचल में, वो तो भोजपुर वाले चुप है, जैसे ही पूर्वांचल का मांग होगा बनेगा, एक साथ चले जाएंगे बिहार से। ये हवा का क्या लगा? गोपालगंज वाले, सारे छपरा वाले रहेंगे क्या बिहार में? उनका पूर्वांचल राज्य पहले से फिक्स है, जिस दिन यूपी का बंटवारा होगा वो चले जाएंगे पूर्वांचल में। आपको मिथिला से काहे इतना दिक्कत है भाई? पूर्वांचल वाला आपने फिक्स कर लिया, जिस दिन यूपी का विभाजन होगा एक पूर्वांचल राज्य बनेगा, भोजपुरी भाषी क्षेत्र उसमें चला जाएगा। तो हम अच्छा, अनूप जी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि जो मिथिला का मुख्यमंत्री बनेगा या मिथिला का जो सरकार बनेगा, मिथिलांचल की जो सरकारें बनेगी, वो इतना आपकी मजबूत होगी, इतनी पकड़ होगी कि मिथिला के लिए सब कुछ करेगा जो आप सोचे हुए हैं, जितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या वो सब कुछ पूरा हो पाएगा, या जिस प्रकार से बिहार सरकार ने किया उसी प्रकार वहां भी ठगा जाइएगा? नहीं, ये अच्छा सवाल है।
देखिए हम सबसे पहली बात ये कहते हैं कि जब क्योंकि राजधानी मिथिला आप होगा, उदय जी या फिर मैं कोई एक तो मुख्यमंत्री होता नहीं है, सरकार होती है, सिस्टम होती है। हाँ बस बस वही मैं कह रहा हूँ कि जब मिथिला राज्य बनेगा तो हमारी राजधानी पटना नहीं होगी, मिथिला में ही कोई एक शहर है जो राजधानी बनेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है बाढ़। और जब बाढ़ में राजधानी हमारा डूबेगा, आपको मालूम है बाढ़ में कोई राजधानी जब डूबेगी तो बाढ़ का वैकल्प, बाढ़ का स्थायी समाधान किया जाएगा। बाढ़ का स्थायी समाधान है, ऐसा नहीं कि बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं है। दिनेश मिश्रा है, IITian है, जिन्होंने बाढ़ पे हाँ बहुत जी ज्यादा जी, मैं रिसर्च जानता किया हूँ है। व्यक्तिगत रूप से, हाँ, मैं हाँ, व्यक्तिगत रूप उनकी से जानता किताबें हूँ। पढ़ेंगे तो बार बार कहते हैं कि बिहार सरकार ने क्या किया है कि मिथिला में भ्रष्टाचार करने के लिए, लूटने के लिए बाढ़ के नाम पे बांध बना दिया है। और बाढ़ का समाधान बांध नहीं है, बांध बांधने से बाढ़ का समस्या और विकराल हो गया है। तो वो कहते हैं कि बांध को तोड़ दीजिए, एक भी बांध नहीं रहने दीजिए, नदी जैसी बहती है बहने दीजिए। बाढ़ 2 दिन के लिए आएगा, अपने साथ साथ जो है उपजाऊ मिट्टी लाएगा और बाढ़ चला जाएगा। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब बांध बना के क्या कर दिया इन्होंने, एक तो हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए उसके नाम पे, जो आप जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। बाढ़ एक सोने का मुर्गी है, एक जो मुर्गी ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा हर साल देती है बिहार सरकार को, और उसमें बहुत लूट खसोट है। हम बाढ़ का स्थायी समाधान करके जो है मिथिला का हम सबसे बड़ा जो समस्या है जिसके कारण हम पिछड़े हैं वो ठीक कर सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं मिथिला, आप देखेंगे मिथिला के बारे में क्या पढ़ते हैं, कभी आपने पढ़ा है कि किसी मैथिल राजा ने जो है किसी पे अतिक्रमण कर लिया है, तलवार लेकर हम लोग गए और किसी क्षेत्र को हम लोगों ने जीत लिया है? कभी पढ़ा है आपने? कभी इतिहास में नहीं लिखा है कि हम लोग तलवार लेके गए, गोली बंदूक लेकर गए और कहीं हमने जीता है। मिथिला की पहचान बौद्धिकता के आधार पे होती है। हमेशा मिथिला का हथियार बुद्धि है उनका, हमारा जो बौद्धिक है, साहित्य है हमारा जो है, हमने कई सारे जो है ऐसे जो है वेद पुराण लिखे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने में मिथिला की भी एक महती भूमिका है। तो ज्ञान के मामले में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। और बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है, यहाँ हर घर से बच्चे पलायन करते हैं, कहाँ पढ़ने के लिए? पंजाब में, हरियाणा में, साउथ के बेंगलोर में, तमिलनाडु में। तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है उसको हम रोक दें, देखिए पढ़ाने वाले भी मिथिला के लोग हैं। जाइएगा, अधिकांश शिक्षक कहाँ पे है? मैथिल मिलेंगे आपको, जहां भी जाइए, महाराष्ट्र से लेकर आप साउथ जम्मू कश्मीर तक वो जाइए, हर जगह कमोबेश पूरे मिलेंगे। बिहार की स्थिति है कि लोग हाँ, पलायन की स्थिति में है और नहीं लोग हम जा वही भी कह रहे रहे हैं। हैं रोजगार के लिए हाँ, जी। हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे ज्यादा हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर हम खाली, हमें क्या करना है कि हर 3-4 जिले पे एक स्पेशल एजुकेशन जोन बना देना है। हर एक जिला मुख्यालय में एक जगह स्पेशल एजुकेशन जोन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा परिसर रहेगा जहाँ पे 100-200 यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 200 कॉलेज, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को हम इन्वाइट करेंगे, उनको फ्री में लैंड देंगे। हम ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उनको हम कहेंगे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैसा दे रहे हैं 0% लोन पे, और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए एजुकेशन के मामले में। यहाँ के बच्चों को अगर यहीं पे रोक दिया जाए तो मालूम है आपको लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी 10 से 15 लाख रुपया जो भी सक्षम परिवार है, 15 से कम 10 लाख रुपया तो भेजते हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए। कहाँ पे? पंजाब में। वो पैसा वहां पे खर्चा होता है, वहां की इकोनॉमी बढ़ती है। तो मिथिला में अगर हम एजुकेशन के फील्ड में अगर पलायन रोक दे तो सबसे बड़ा वहां पे हो जाएगा। दूसरा बात, लोग कहते हैं कि मिथिला में पानी है, बालू है, बालू फांकिएगा, पानी पीजिएगा राज्य बनने के बाद। अरे बुर्बक आदमी, कांगो एक देश है अफ्रीका में, वहां पे हीरे का खदान है, डेवलप है क्या? भुखमरी है वहां पे। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्स कहाँ पे है? अफ्रीका में है। नेचुरल रिसोर्स होने से कोई डेवलप नहीं होता है। जापान के पास क्या नेचुरल रिसोर्स है? समुद्र है, हमेशा भूकंपे आता रहता है, फिर भी डेवलप है ना। जी जी, दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, और वो ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स की भी बात, हमारे पास वो रिसोर्स है। हम उस रिसोर्स को, IT के फील्ड में हमारे लोग काम करते हैं, हम वहां शासन पे किस उस प्रकार रिसोर्स से को काम। लगाकर हम अपना जी करवाएंगे IT। और जी दूसरी बात, अभी भारत सरकार ने, आपको मैं बता दूं कि अभी ऑटो, जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जिस लैपटॉप कंप्यूटर पे आप हम लोग बात कर रहे हैं, सब में सेमीकंडक्टर चिप लगता है। और उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ताइवान है। और ताइवान पे कभी भी चाइना अटैक कर सकती है, पूरे विश्व का संरचना इससे गड़बड़ा जाएगा। तो भारत सरकार ने हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ रुपया दिया है कि भैया सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट किया जाए। तो भैया हम लोगों की सरकार अगर रहती, हम लोगों की अपनी सरकार आएगी तो ऐसे ऐसी चीजों में हम अपना इन्वेस्ट करवाएंगे, मिथिला के नौजवानों को लगवाएंगे कि भाई सर्विस सेक्टर में लगो, अपने ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करो, रोजगार क्रिएट करो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास ऐसे ऐसे स्किल्ड युवा हैं जो चाहे तो कर सकते हैं काम, और एकदम कर सकते हैं अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उनको बेहतर रिसोर्स मिले। तो ये हमारा विजन है कि हम तो भाई, हमको मालूम है एजुकेशन फील्ड में और हम IT फील्ड में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा अलग बात, कई लोगों को मिथिला का इतिहास नहीं मालूम है। अरे भाई, मिथिला एक समय इंडस्ट्रियल जोन था। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं इंडस्ट्री थी तो मिथिला में थी। हमारे दरभंगा में से 3-3 चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था, सूता मिल था।
पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट शुगर मिल था। तो मिथिला में एक जमाने में इंडस्ट्री थी, आज से 40 साल पहले इंडस्ट्री थी। यहाँ पे जितने भी शुगर मिल हैं सब मिथिला में थे, जितने भी चीनी मिल है सब मिथिला में थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री थे मिथिला में। लेकिन वो सारी इंडस्ट्री को अब हटा दिया गया है। तो हमारा ये है कि भैया हम सब इंडस्ट्री को चालू करवाएंगे, और ऐसे चालू ही नहीं करवाएंगे, कैश क्रॉप पे हम ध्यान देंगे। भाई हमारे पास मक्का है, मखाना है, दुनिया का सुपर फूड है मक्का और मखाना, लेकिन जितना भी फूड पार्क है कहाँ पे लगेगा? दिल्ली में लगेगा। तो भैया मिथिला आप ऐसा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए मिथिला को। हमारे पास कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बल पे हम अपना रिसोर्स खड़ा कर सकते हैं, जिसके बल पे हम अपनी इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं, और बिहार से हम आगे निकल जाएंगे और भारत के एक विकसित राज्य में हम आएंगे। अगर भारत सरकार हमें सहयोग करेगी तो 10 साल 15 साल के अंदर में हम भारत का नक्शा चेंज कर देंगे, मिथिला की तकदीर और तस्वीर चेंज कर देंगे। अब तो जा रहा है खाली हम बाइजे रहा छिए नहीं शायद मुझे तो रुक गेले हैं, आबि गेले था, आबि गेले। अरे यार जी नेटवर्क आपका लगभग 40 मिनट तक हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो फिलहाल विदा होने का समय आ गया है। जी। फिर हम लोग दूसरे अंक में जुड़ेंगे। उदय जी और अमित, धन्यवाद 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 धन्यवाद।